मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 7 का पाठ 7 कर्मयोगी कलाम, आपकी बुक का दिव्य भारती का चैप्टर 7 कर्मयोगी कलाम। आज हम ये वाला पाठ पढ़ेंगे। तो कर्मयोगी कलाम जो हमारा पाठ है बच्चों, कलाम के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है। जी हाँ, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात हो रही है। आपने नाम सुना होगा, जानते होंगे आप थोड़ा बहुत। तो आइए आज उनके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। डॉक्टर कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर अब्दीन अब्दुल कलाम रहा है। पूरा नाम अबुल पाकिर अब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका कार्यकाल भारत में राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक रहा। इन्हें 2011 में दोबारा से राष्ट्रपति पद देना चाहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने काफी कुछ किया देश के लिए, ये सब हम पाठ में पढ़ेंगे। इन्हें भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म भूषण ये तो भारतीय पुरस्कार हैं, और भी काफी सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इन सब चीजों के बारे में आगे हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं कि अब्दुल कलाम जी का जीवन कैसा रहा, बचपन कैसा बीता, कितनी उन्होंने मेहनत की, क्या क्या उनके सपने थे और कितने उन्होंने साकार किए, कितनी मेहनत उसके लिए की, उनके विचार, ये सब हम अपने पाठ में पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आप अपनी बुक खोल लें, पाठ 7 कर्मयोगी कलाम। आइए तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कर्मयोगी कलाम। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। सपना देखना मानव का स्वभाव है। व्यक्ति अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से उन सपनों को यथार्थ रूप प्रदान करता है। कर्मठ एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो अपनी सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता, दयालुता, परोपकार तथा सेवा भाव जैसे मानवीय गुणों के कारण महान है। तो बच्चों, ये जो गुण बताए गए हैं सारे, ईमानदारी, कर्मठ, परोपकार, सेवा भाव, ये सब डॉक्टर कलाम के गुण हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर वो आप अभी पाठ में आगे देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ था, किस वर्ग में जन्म हुआ था, कैसे कैसे उनकी शिक्षा हुई है, और उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने कर्मठता के आधार पर राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। और सिर्फ पद ही नहीं प्राप्त किया, बहुत कुछ करके दिखाया उन्होंने। आइए बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर कलाम के विषय में। बच्चों, आपका जो ये पाठ है प्रश्नोत्तर शैली में, मतलब यहाँ पर डॉक्टर कलाम से प्रश्न किए गए, जैसे साक्षात्कार होता है उसी तरह से, और उनके वो उत्तर देते जा रहे हैं। एक छात्र ने कहा, महामहिम, हम आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। आप हमें अपना पूरा नाम, अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए। अब बेटा, महामहिम क्या होता है? महामहिम का अर्थ होता है जिसकी महिमा सबसे महान हो, मतलब सबसे अच्छे महानता वाले कार्य उन्होंने किए हैं, बहुत महान कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें महामहिम कहा। तो एक बच्चे ने उसमें कलाम जी से उनके पूरे नाम के विषय में पूछा, उनके परिवार के विषय में। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, ये देखिए डॉक्टर कलाम लिखा है, डॉक्टर कलाम ने कहा, मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। मैं दक्षिण भारत के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता रामेश्वरम में किश्ती चलाया करते थे। मुझे बचपन में अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो बच्चों, आर्थिक का अर्थ होता है धन संबंधी, मतलब इन्हें धन संबंधी पैसे को लेकर काफ़ी परेशानियां हुई बचपन में। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब मेरी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। इन्होंने बताया जब ये 8 साल के थे तो द्वितीय यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध का अर्थ समझ रहे हैं आप कि विश्व के कई देशों में युद्ध शुरू हुआ था। तभी 8 साल के थे। उन दिनों इमली के बीजों की मांग एकाएक बढ़ गई थी। जब मैंने इमली के बीज एकत्र कर उन्हें बेचा और उसे अपनी आय का साधन बनाया। तो इनका कहना है उस विश्व युद्ध के समय इमली के बीजों की मांग बढ़ गई थी। तो इन्होंने सोचा कि अभी अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है। तो इन्होंने, जब इन्हें कोई जरिया नहीं मिला, तो इन्होंने उन बीजों को इकट्ठा कर कर बेचना शुरू किया। उससे जो पैसे बनते थे वो मेरी कॉलेज की फीस भरने के लिए, मेरी बहन के अपने गहने, वो जो मिलता था उससे उन्होंने अपना गुजारा किया। आय का साधन मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने उन बीजों को इकट्ठा करके बेचा। मेरी कॉलेज की फीस भरने के लिए मेरी बहन ने अपने गहने तक बेचे थे। देखो, जब ये कॉलेज में आए, इनकी बहन ने इनके अपने गहने तक बेच दिए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मैं
अपने परिवार का पहला सदस्य था जिसने कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। मुझे जीवन मूल्यों की शिक्षा मेरे पिता से ही मिली। मैंने अपने कविता संग्रह में इसका वर्णन भी किया है। तो ये कहते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे अपने परिवार में जिन्हें कॉलेज की शिक्षा मिली है। नहीं तो कुछ लोग, इनके परिवार के कुछ सदस्य सिर्फ विद्यालय तक ही पढ़े थे, लेकिन इनमें लगन थी, ये पढ़ना चाहते थे। इन्होंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया। जीवन के बारे में इन्हें सब कुछ इनके पिता से पता चला। तो ये कहते हैं, कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। इन्होंने कविताएं भी लिखी। जैसे माली बीजारोपण करता है, मेरे माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया। जैसे माली बीजारोपण करता है, मेरे माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया। पारदर्शी, ईमानदार, आत्म अनुशासन, अच्छाई में विश्वास, सागर जितनी दयालुता। यहाँ पे ये बोलते हैं जिस तरह से माली बीज लगाता है, आपने देखा है माली को पौधा लगाते हुए वो क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर समय आने पर जब उसे पानी मिलता है, समय से धूप मिलती है, तो वो पौधा बनता है। तो मेरे पिता ने, माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया। ऐसे ही उन्होंने, इनके माता पिता ने इन्हें सब कुछ बताया कि किस किस तरह से हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पारदर्शी, ईमानदारी, आत्मनुशासन, अच्छाई में विश्वास, सागर जितनी दयालुता, ये सारी उनके अंदर ये सारे गुण डाले, उन्हें बताया। पारदर्शी, इसके पार देखा जा सके। ईमानदारी का गुण उन्हें सिखाया। आत्मनुशासन, स्वयं में अनुशासन होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। अच्छाई में विश्वास, अच्छे कर्मों में विश्वास होना चाहिए। सागर जितनी दयालुता, जैसे सागर विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, सागर का कोई किनारा नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इतनी ही ज़्यादा दयालुता इनके अंदर डाली। यानी कि ये सारे गुण उनके माता पिता ने उनमें विकसित किए। छात्र, देश के महान वैज्ञानिक होने के बावजूद आपकी जिंदगी साधारण व्यक्तियों जैसी क्यों है? डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने अपनी जीवनी अग्नि की उड़ान में भी लिखा है कि मेरी छोटी सी कहानी मेरे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। मेरे पास न धन है, न संपत्ति, और न मैंने कुछ इकट्ठा किया है। देखो, ये बताते हैं कि इन्होंने एक जीवनी लिखी थी अग्नि की उड़ान, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी छोटी सी कहानी, इनकी जो कहानी है वो इनके जीवन के साथ खत्म हो जाएगी। इनके पास धन संपत्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब तक भी ये कार्यकाल किया, इन्होंने किसी भी कार्य में गए, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हमेशा परोपकार में, दूसरों की सहायता में, देश के कार्यों में अपना पैसा लगाया। इन्होंने अपने लिए संचित करके कुछ नहीं रखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो ऐतिहासिक हो, शानदार हो, आलीशान हो। मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। आजीवन का अर्थ होता है बच्चों पूरे जीवन, जिंदगी भर। अविवाहित यानी कि वो शादी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने संकल्प लिया था। मैंने अपने माता पिता को पोता देखने की लालसा को संतुष्ट करने के लिए अग्नि मिसाइल को अपना बेटा बनाया। देखो, इन्होंने अग्नि मिसाइल का निर्माण किया था, और इन्होंने अपने माता पिता की, इनके माता पिता की इच्छा थी, हर माता पिता की होती है कि वो अपने बच्चों को देखें, तो इनके माता पिता की भी इच्छा थी। तो लेकिन इन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अग्नि मिसाइल को ही आप मेरा बेटा मान लें, यानी कि अपना पोता मान लें। छात्र बोलता है कि आपने बचपन में कभी सोचा था कि आप इतने महान वैज्ञानिक बनेंगे? डॉक्टर कलाम कहते हैं, मुझे अपने जीवन काल में सदा यह खतरा रहता था कि मेरे जैसे ग्रामीण छोटे कस्बे वाले मध्यम वर्गीय, जिसके माता पिता की थोड़ी ही शिक्षा हुई होगी, कि पृष्ठभूमि को कहीं दरकिनार तो नहीं कर दिया जाएगा, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक उचित परिस्थितियां पैदा ना हो। ये बोलते हैं अब्दुल कलाम जी कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे माता पिता ने बहुत कम पढ़ाई की है। पृष्ठभूमि होता है पहले की स्थिति, जो इनकी पहले की स्थिति रही है। दरकिनार का मतलब है कि बिल्कुल अलग। उन सभी चीज़ों को देखते हुए, पिछला इतिहास देखते हुए, इन्हें सबसे अलग तो नहीं कर दिया जाएगा। ये सोचते थे कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए मुझे तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक उचित परिस्थितियां पैदा नहीं हो जाती। उचित परिस्थितियों का अर्थ है कि अपने हिसाब से जो इनके लिए सही हो, वो परिस्थितियां नहीं आ जाती। तब मैंने ठान लिया कि मुझे अपने लिए अवसर खुद तैयार करने हैं। तब इन्होंने सोचा कि अपने लिए खुद ही सब कुछ तैयार करूंगा। इस प्रकार अपने दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के सहारे मैंने विज्ञान के जगत में प्रवेश किया और अपनी शिक्षा चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरी की। यहाँ पर बच्चों आपने एक शब्द देखा, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का अर्थ होता है पक्का निश्चय। तो इन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं परिश्रम करूंगा। इन्होंने बहुत परिश्रम किया, विज्ञान जगत में प्रवेश किया और अपनी शिक्षा पूरी की चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। छात्र ने उनसे अगला प्रश्न किया, आपने विज्ञान में उड़ान को ही अपना विषय क्यों बनाया? तो कलाम जी कहते हैं, उड़ान को अपना विषय बनाने का संबंध बचपन की एक घटना से है। देखो, ये घटना बता रहे अपने बचपन की। तब मैं 5वीं कक्षा का छात्र था, ये 5th क्लास में थे। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर कक्षा में हमें पक्षियों को उड़ाने के सिद्धांत के विषय में समझा रहे थे। सिद्धांत का अर्थ होता है नियम। इसके नियम बता रहे थे कि पक्षी
कैसे उड़ते हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया का चित्र बनाकर भी हमें समझाया, परंतु हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो उनके शिक्षक ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पे चिड़िया का चित्र बनाया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। तब वे हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। रामेश्वरम एक जगह है, उसका समुद्र, वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ हमने पक्षियों के उड़ने की सभी प्रक्रियाओं को ध्यान से देखा। प्रक्रियाओं का अर्थ होता है शुरू से अंत तक, मतलब शुरू से जैसे जो उन्होंने उड़ना शुरू किया सभी क्रियाएं उनकी ध्यान से देखी, तो हमें उड़ने का सिद्धांत समझ में आ गया। हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ पक्षियों की जिजीविषा भी उन्हें उड़ने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पे जैसे उनके शिक्षक ने बताया कि अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ, मतलब शरीर में जो उनकी क्षमताएं हैं उसके साथ साथ पक्षियों की जिजीविषा भी उन्हें उड़ने की प्रेरणा देती है। जिजीविषा होता है बच्चों जीने की इच्छा, कि उनके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है जीने की, आगे बढ़ने की, वो भी उन्हें प्रेरणा देती है। पक्षियों की वह उड़ान मेरे अंतर्मन में बैठ गई, मतलब उनके मन के अंदर तक जाकर वो बैठ गई। उसी दिन मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का दृढ़ संकल्प किया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया और एक रॉकेट इंजीनियर तथा तकनीकी विशेषज्ञ बना। देखो इन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, रॉकेट इंजीनियर भी बने और तकनीकी विशेषज्ञ का अर्थ होता है विषय का ज्ञाता, जिसे पूरी तरह से उस विषय की जानकारी हो। इसके बाद छात्र ने देखो कलाम जी से फिर एक सवाल किया, बच्चों के लिए आपके हृदय में असीम स्नेह का सागर है। हमने सुना है आपने गुजरात के दंगा पीड़ित बच्चों की बहुत सहायता की थी, क्या आप हमें वहाँ की कोई घटना सुना सकते हैं। देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुजरात में जब दंगे हुए थे, कलाम जी वहाँ पर दौरे पर गए थे, तो उसके बारे में बच्चे ने एक प्रश्न किया कि आप हमें वहाँ की कोई घटना सुना सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम ने कहा, तब मैं राष्ट्रपति के पद पर था। उस समय मैं अनेक दंगा प्रभावित क्षेत्रों तथा राहत शिविरों में गया। जब मैं एक राहत शिविर में पहुंचा तो 6 वर्ष का एक बालक मेरे पास आया। तो बच्चों राहत शिविर आपने शब्द देखा, राहत शिविर का अर्थ है राहत पहुंचाने वाले कैंप, जहाँ पर लोगों की सहायता की जाती है। तो वहाँ पे एक 6 साल का बच्चा उनके पास आया, मेरे दोनों हाथ थाम कर बोला, राष्ट्रपति जी मुझे अपने माता पिता चाहिए। तब मैं निरुत्तर हो गया। अब उन दंगों में उस बच्चे के माता पिता जा चुके थे, वो नहीं थे दुनिया में, तो वो निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब उनके पास उत्तर नहीं था देने के लिए। मैंने तुरंत वहाँ के जिलाधिकारी के साथ बैठक की। वहाँ के मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि इस बच्चे की शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इस घटना का जिक्र मैंने अपनी पुस्तक टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में भी किया। आश्वासन का अर्थ होता है बच्चों दिलासा देना। उन्होंने दिलासा दिया मुख्यमंत्री जी ने कि आप परेशान न हो, इस बच्चे की शिक्षा और देखभाल हम कराएंगे। तो इस घटना का जिक्र भी टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में कलाम जी ने किया, जो कि उनके द्वारा लिखी हुई थी। छात्र ने फिर सवाल किया, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ आप पर्यावरण के प्रति इतने संवेदनशील कैसे हैं। बच्चों यहाँ पे देखो आपने एक संवेदनशील शब्द देखा, इसका अर्थ होता है दूसरों की अनुभूति से प्रभावित होने वाले। मतलब अगर दूसरा किसी परेशानी में है तो आप उसके दुख से दुखी हो जाएं, कोई खुश है बहुत उससे खुशी हो जाए, मतलब दूसरों की अनुभूति, दूसरा जो महसूस कर रहा है उसका प्रभाव आप पर पड़ना, ये होती है संवेदनशीलता। डॉक्टर कलाम ने बोला पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो पर्यावरण जो है हमारा वातावरण अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, मतलब हम इससे अलग नहीं हो सकते। इसकी उपेक्षा हम जीवन में कुछ नहीं कर पा सकते। मगर हम इसकी उपेक्षा करेंगे, मतलब इसे अनदेखा करेंगे, तो हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। सागर की लहरें मुझे सदा प्रेरणा देती रही हैं। समुद्र मेरे जीवन का हिस्सा और उसकी लहरें मेरे हृदय की लय। ये कहते हैं सागर की लहरों ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। समुद्र मेरे जीवन का हिस्सा है और उसकी लहरें मेरे हृदय की लय है। मैं तुम्हें अपने प्रकृति प्रेम से संबंधित एक घटना सुनाता हूँ। देखो ये बोलते हैं समुद्र मेरे जीवन का हिस्सा, इसका अर्थ है कि जब ये हुए थे जहाँ पे इनका बचपन कटा, ये हमेशा समुद्र के किनारे रहे, तो समुद्र इनके जीवन का हिस्सा बन गया। उसकी लहरें उनके हृदय की लहर की, उसकी लहरों की तरीके से जैसे लहरें उठती हैं गिरती हैं, ऐसे इनके जीवन में वो हृदय में लय के रूप में बैठ गई। ये बताते हैं तब अग्नि मिसाइल के परीक्षण का समय था। मेरे कक्ष में तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत जी मौजूद थे। बच्चों तत्कालीन का अर्थ होता है उस समय जो रक्षा मंत्री थे केसी पंत वो मौजूद थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अग्नि का सफल परीक्षण हो जाने पर वे क्या लेना चाहेंगे। तब मैंने उत्तर दिया कि RCI हैदराबाद में 10 लाख वृक्षों का सुंदर उपवन बनवाऊंगा जहां शांति हो तथा पक्षी जीव जंतु विचरण कर सके। तो बच्चों देखो इनसे रक्षा मंत्री ने ये पूछा कि जब आप अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर लेंगे, ये सफल हो जाएगा, तो आप उसको क्या चाहिए इसके बदले में। तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि
कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए, नहीं, उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए कुछ ना चाह के उन्होंने कहा RCI हैदराबाद में 10 लाख वृक्षों का सुंदर उपवन बनवाऊंगा जहाँ पे पशु पक्षी और जीव जंतु शांति से विचरण कर सके। विचरण का अर्थ होता है बच्चों घूम सके। छात्र, आपने अपनी पुस्तक विजन 2020 में भारत को सन 2020 तक एक विकसित देश बनाने का सपना लिया है, क्या ये संभव है? देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, उनकी एक पुस्तक है विजन 2020, उसमें अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो उनका एक सपना है कि सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। लेकिन उनका कहना है क्या ये संभव है? छात्र ने पूछा। डॉक्टर कलाम कहते हैं हमें असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। मतलब असंभव जो शब्द है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इस शब्द को अपने शब्दकोश से, मतलब जितने भी शब्द आप जानते हैं उनका जो भंडार है आपके पास, उस भंडार में से इस शब्द को निकाल दीजिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले तो सभी काम सरलता से हो सकते हैं। हमारे देश की 1 अरब से अधिक जनसंख्या में से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह युवा वर्ग ही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। मुझे अपने देश के युवाओं पर पूरा विश्वास है। भूमंडल का सबसे शक्तिशाली साधन युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क है। मतलब ये कहते हैं हमारे देश में 54 करोड़ की जो जनसंख्या है, लगभग 54 करोड़ की 25 वर्ष से कम के हैं। तो इन्हें अपने युवा वर्ग पर बिल्कुल विश्वास है कि ये राष्ट्र की शक्ति, अगर ये कुछ सोच लें तो ये सब कुछ कर सकते हैं। और भूमंडल का सबसे शक्तिशाली साधन युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क है। मतलब जो ये युवा होते हैं तो उनका जो तेज से युक्त मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है तेजस्वी, मतलब उनके सोचने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो वो कहते हैं मुझे विश्वास है उन पर। हर युवक को अपने जीवन के एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इनका कहना है कि हर युवक को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक समस्याओं व बाधाओं को पराजित करना होगा। युवाओं को अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास करना होगा। क्षमता का अर्थ होता है बच्चों शक्ति, योग्यता, मतलब जो रचनात्मक की वो क्या क्या रच सकते हैं, क्या रचना कर सकते हैं। ये नहीं कि जितना उन्हें सिखाया गया, जितना उन्होंने देखा उतना ही करें। कुछ नया करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, योग्यता को विकसित करना होगा। उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारना होगा। प्रतिभा का अर्थ हो गया कि हर व्यक्ति में, देखो बच्चों, हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति होती है जो सबसे अलग होती है। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए कि उनकी मानसिक शक्ति जो सबसे अलग होती है उसे पहचान कर उसको निखारना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारी युवा शक्ति निश्चय ही 2020 तक अपने राष्ट्र को अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा करेगी। तो ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी युवा शक्ति 2020 तक अपने राष्ट्र को अग्रणी यानी कि सबसे आगे रहने वाले राष्ट्रों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देगी। छात्र बोलते हैं क्या आप हमारे देश के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम बोलते हैं मैं अपने देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, फिर उस दिशा में कुछ नया करने के लिए परिश्रम आरंभ कर दो। असफलताओं से कभी ना घबराओ, अपनी नई सोच से एक नए राष्ट्र का निर्माण करो। जय हिंद। तो इन्होंने यही बच्चों संदेश दिया है आप सबको, अपने युवाओं को, अपने देश के, कि अपना लक्ष्य हमें निर्धारित करना है, उसे करें, उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम शुरू कर दें। और असफलताएं रास्ते में आएंगी लेकिन उससे घबराकर हार मानकर नहीं बैठना है, फिर से शुरू करना है, फिर से कोशिश करनी है। अपनी नई सोच से नई राष्ट्र का हमें निर्माण करना है। जय हिंद। देखो ये बहुत अच्छे देशभक्त थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया बच्चों, वैज्ञानिक भी रहे, इंजीनियरिंग भी की इन्होंने, और राष्ट्रपति पद भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, हमें इनके संदेशों को समझना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, इसमें शब्द अर्थ हैं, आप उन्हें नोटबुक में करेंगे। उसके अलावा जो प्रश्न उत्तर है मैंने आपको इसके साथ दे दिए हैं, वर्कशीट में दे रही हूँ मैं, उसे भी कर लेंगे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करें, जैसे उन्होंने हमें संदेश दिया है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। तो बच्चों मैं भी चाहती हूँ, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए आज से ही प्रयासरत हो जाएं। अपने समय हमें नहीं गंवाना चाहिए, समय को हमेशा सदुपयोग करना चाहिए।